सोचिए किसी देश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार 43 दिन से बंद हो। हम्म। मतलब आसमान में खतरे मंडरा रहे हैं, पड़ोसी देश समुद्र के रास्ते ब्लॉक करने की धमकी दे रहे हैं और अचानक आसमान से मलबा गिरे और मेन पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचे। सही कहा, बिल्कुल किसी अपोकलिप्टिक मूवी का सीन लगता है सुनने में। हाँ वही तो, आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में अफरा तफरी मच जाती है ना। सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाता है। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? लोग अभी भी फ्लाइट्स ले रहे हैं, इकोनॉमी चल रही है और पावर सप्लाई कुछ ही घंटों में वापस आ जाती है। एग्जैक्टली। और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। आज 14 अप्रैल 2026 का दिन है। आसपास भारी भौगोलिक और राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। लेकिन इस सबके बीच एक देश और वहां के लोग खुद को ढालकर आगे कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं है। ये बेसिकली मॉडर्न क्राइसिस मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे कुवैत का प्रमुख अखबार अरब टाइम्स, ग्लोबल एविएशन अपडेट्स और मोहम्मद सादिक के जैसे लोकल यूट्यूब चैनल की ग्राउंड कवरेज, ये सब दिखाते हैं कि मैक्रो पॉलिटिक्स और माइक्रो लॉजिस्टिक्स कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। सही बात है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय तनाव अपनी चरम सीमा पर है और दूसरी तरफ आम जिंदगी को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश चल रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम कई राजनीतिक घटनाओं और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे। हाँ, जैसे यूएस ईरान का मुद्दा या क्यूबा और हंगरी के इलेक्शंस। एग्जैक्टली। तो इन मुद्दों पर हमारा अपना कोई पक्ष या आइडियोलॉजी नहीं है। हम यहाँ किसी को सही या गलत ठहराने नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ स्रोतों में मौजूद फैक्ट्स का निष्पक्ष विश्लेषण करना है, ताकि हम इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली समझ सकें। तो शुरुआत करते हैं उस अर्थक्वेक के एपिसेंटर से, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है। हाँ, जिसने पूरे खादी क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करने की सख्त धमकी दी है। और जवाब में ईरान ने क्या कहा कि वो पूरे खादी और ओमान की खाड़ी के सभी बंदरगाहों पर असर डालेंगे। ये एक मैसिव स्टैंड ऑफ है। बिल्कुल। लेकिन इस भारी टेंशन के बीच अगर आप ध्यान दें तो कुवैत का हवाई क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित काम कर रहा है। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि यूके की कोई रैपिड सेंट्री सिस्टम है जो कुवैत के एयर डिफेंस में मदद कर रही है। ये काम कैसे करती है? क्योंकि सिर्फ रेडार लगाना तो काफी नहीं होगा स्केल के खतरे के लिए, है ना? नहीं, ये ट्रेडिशनल रेडार से बहुत आगे की चीज है। रैपिड सेंट्री सिस्टम को आप एसेंशियली एक ऑटोनॉमस डिजिटल छतरी की तरह समझ लीजिए। अच्छा, एक डिजिटल छतरी जो पूरे एयर स्पेस को कवर करती है। सही पकड़ा। आमतौर पर रेडार सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और ह्यूमन ऑपरेटर को बताता है, लेकिन ड्रोन वॉरफेयर में रिएक्शन टाइम माइक्रो सेकंड्स का होता है। ओ, मतलब इंसान के सोचने तक तो डैमेज हो चुका होगा। एग्जैक्टली। तो ये सिस्टम एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके अनजान ड्रोन्स की ट्रेजेक्टरी खुद कैलकुलेट करता है, उनका टारगेट प्रिडिक्ट करता है। वाह। और सबसे बड़ी बात, इंसानी कमांड का इंतजार किए बिना काउंटर मेजर्स डिप्लॉय कर देता है। ये हवा में एक ऑटोमेटेड बॉडीगार्ड की तरह है। लेकिन बॉडीगार्ड भी हर बार बिना किसी कोलैटरल डैमेज के खतरे को खत्म नहीं कर सकता। एक बहुत ही अलार्मिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। हाँ, वो पावर प्लांट्स वाला इंसिडेंट। बिल्कुल। दोहा वेस्ट और सूबिया प्लांट्स के ऊपर ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। अब हवा में ड्रोन तो नष्ट हो गया, लेकिन उसका जलता हुआ मलबा ओवरहेड पावर लाइंस और फ्यूल टैंक्स पर आकर गिरा। और यहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा ग्रिड फेल हो जाएगा। वही तो मैं सोच रही थी। यहाँ मुझे वो आम पैनिक एक्सपेक्ट हो रहा था, लेकिन इमरजेंसी टीम्स ने रिकॉर्ड टाइम में पावर रिस्टोर कर दी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज का इंजन ठीक कर रहा हो और पैसेंजर्स को पता भी ना चले। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है और लॉजिस्टिकली इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इनका मैकेनिज्म वैसा ही है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है। इम्यून सिस्टम? वो कैसे? जैसे ही आपको चोट लगती है, बॉडी तुरंत व्हाइट ब्लड सेल्स को उस जगह भेज देती है ताकि ब्लीडिंग रुके और इन्फेक्शन ना फैले। पावर ग्रिड का मैनेजमेंट भी अब डिसेंट्रलाइज हो चुका है। ओह, मतलब सब कुछ एक जगह से कंट्रोल नहीं हो रहा। सही कहा। उनके पास प्री पोजिशन्ड रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स होती हैं। जैसे ही ग्रिड का कोई हिस्सा डैमेज होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उस डैमेज्ड हिस्से को आइसोलेट कर देता है ताकि पूरे देश में ब्लैकआउट ना हो जाए। बिल्कुल। और जब तक लाइन ठीक होती है, पावर को ऑल्टरनेट रूट से डाइवर्ट कर दिया जाता है।
ये लचीलापन या जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, यही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी ताकत है। ये तो बहुत स्मार्ट अप्रोच है। क्या इतनी जल्दी पावर लाइंस को ठीक करना देश की आंतरिक मजबूती का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? 100% है। और मुझे लगता है ये सिर्फ पावर ग्रिड तक सीमित नहीं है। अगर देश को जिंदा रखना है तो खाना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और ये पॉइंट सच में हैरान करने वाला था। एक ऐसा देश जो अपनी जरूरत का लगभग 90% सामान इंपोर्ट करता हो, जब उसके आसपास के बंदरगाह और सी रूट्स ब्लॉक होने की धमकियां मिल रही हों, तो वहां फूड सिक्योरिटी तो ओवरनाइट कोलैप्स हो जानी चाहिए थी। आमतौर पर वही होता है, लेकिन कुवैत के केस में ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स में वफरा फार्म्स जैसी स्थानीय खेती और पोल्ट्री प्रोडक्शन का जिक्र है। लेकिन डेजर्ट में इतने मास स्केल पर खेती, ये कैसे सस्टेन कर रहे हैं? देखिए, ये वही रेजिलियंस का दूसरा रूप है। जब आपको पता है कि बाहर से सप्लाई चेन किसी भी वक्त टूट सकती है, तो आप लोकल प्रोडक्शन को स्केल अप करते हैं। और वफरा फार्म्स कोई आम खेत नहीं है। तो वहाँ क्या अलग हो रहा है? वहाँ एडवांस्ड हाइड्रोपोनिक्स और क्लाइमेट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें कम पानी और बंजर जमीन के बावजूद मास स्केल पर सब्जियां और पोल्ट्री प्रोड्यूस की जाती है। ओह वाओ! मतलब टेक्नोलॉजी से नेचुरल लिमिटेशंस को ओवरकम कर लिया। एग्जैक्टली। संकट के वक्त में ये फार्म्स एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व का काम करते हैं। इंपोर्ट बंद होने पर उन्होंने सप्लाई चेन का पूरा लोड अपने ऊपर ले लिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब फूड सिक्योरिटी सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं रहा, ये सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ सिस्टम मैक्रो लेवल पर कंट्री को सिक्योर कर रहा है, पर दूसरी तरफ आम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी खुद की मूवमेंट। हाँ, लॉजिस्टिक्स, सफर करना। बिल्कुल। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट 43 दिनों से बंद है। 43 दिन किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए लाइफ सपोर्ट कट होने जैसा है। पर लोग अभी भी सफर कर रहे हैं। वही तो जजीरा एयरवेज का डेटा कहता है कि इस बंदी के बावजूद उन्होंने 73,655 पैसेंजर्स को सफर करवाया। उन्होंने दमाम, जेद्दा और कायरो को अपने हब्स बना लिया। सही बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप बेस एयरपोर्ट के बिना इतने हजारों लोगों की लॉजिस्टिक्स मैनेज कैसे करते हैं? इसका सोल्यूशन उन्होंने ग्राउंड पर निकाला। मिशरफ के हॉल 8 को उन्होंने इफेक्टिवली एक प्रॉक्सी एयरपोर्ट टर्मिनल में बदल दिया। वेट, एक एग्जीबिशन हॉल को टर्मिनल बना दिया? हाँ, सोचिए, 2,500 स्क्वायर मीटर का एक फुली फंक्शनल फैसिलिटी ग्राउंड जीरो से बनाया गया। वहां सिक्योरिटी चेक्स, बैगेज हैंडलिंग, इमिग्रेशन, सब कुछ सेटअप किया गया। ओ, मतलब पूरा एयरपोर्ट का प्रोसेस वहां हो रहा है। एग्जैक्टली। पैसेंजर्स वहां आते हैं, चेक इन करते हैं और फिर उन्हें सिक्योर बसेस के जरिए पड़ोसी देश के एयरपोर्ट्स जैसे सऊदी अरेबिया के दम्माम ले जाया जाता है। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। शुरू में था। पहले इस पूरे प्रोसेस में 17 घंटे लगते थे, पर उन्होंने इसको इतना ऑप्टिमाइज किया कि अब 11.5 घंटे लगते हैं। वाओ, 11.5 घंटे! ये दर्शाता है कि क्राइसिस में लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मोहताज नहीं रहते, वो नए प्रोसेसेस इन्वेंट कर लेते हैं। सही कहा, नए रास्ते निकल ही आते हैं। और इसमें कुवैत एयरवेज का भी बड़ा रोल दिख रहा है। उन्होंने दम्माम के रास्ते चेन्नई, पेरिस, लंदन और मुंबई सहित 13 देशों के लिए फ्लाइट शुरू की हैं। हाँ, और आने वाले हज के लिए तो अभी से 7% कैपेसिटी की तैयारी चल रही है। ये सच में कमाल की लॉजिस्टिक्स है। मुझे यूट्यूब चैनल मोहम्मद सादिक की ग्राउंड रिपोर्ट की एक डिटेल याद आ रही है। अच्छा, उसमें क्या था? उन्होंने दिखाया कि 318 नेपाली नागरिक और 9 शव यानी डेड बॉडीज एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए रवाना हुए। ये ग्राउंड रियलिटी हिट करती है कि आपातकाल के बावजूद बर्थ, डेथ और रिपेट्रिएशन जैसे मानवीय प्रोसेस कभी रुकते नहीं है। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ मुझे एक ब्रॉडर ट्रेंड दिख रहा है। एयरपोर्ट बंद होने पर पड़ोसी देश जैसे सऊदी अरेबिया का दम्माम एयरपोर्ट अब इफेक्टिवली कुवैत की लाइफलाइन बन गया है। हाँ, एक प्रॉक्सी हब बन गया है। तो क्या इस तरह इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि खाड़ी देशों यानी जीसीसी की आपसी निर्भरता अब नए दौर में पहुंच चुकी है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ने जीसीसी के उस स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेशन को टेस्ट कर लिया है जो पहले सिर्फ पेपर पर हुआ करता था। सिर्फ पेपर पर? हाँ, आम दिनों में हर देश अपनी सॉवरेनिटी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिपेंडेंटली रन करता है, लेकिन जैसे ही क्राइसिस आई उन्होंने बॉर्डर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूल कर लिया। मतलब आपस में शेयर करने लगे। बिल्कुल। ग्रिड पावर शेयर हो रही है, एयर स्पेस शेयर हो रहा है, टर्मिनल शेयर हो रहे हैं। ये दिखाता है कि सर्वाइवल के वक्त पड़ोसी ही सबसे बड़ा बफर जोन बनता है। इन पर काम करने वाले मजदूरों तक इसका असर डालता है। सही कहा। एक्सपैट वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो ग्राउंड पर हालात काफी स्ट्रिक्टली मैनेज हो रहे हैं।
हाँ, मैंने पढ़ा कि पीएम यानी पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने प्राइवेट कंपनीज को कड़ी चेतावनी दी है। बिल्कुल ओपन थ्रेट दिया है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों की सैलरी वक्त पर देनी होगी, वरना लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और यूट्यूब सोर्सेज भी कंफर्म करते हैं कि पीएम ने स्ट्राइक्स और मजदूरों की भीड़ को पूरी तरह कंट्रोल किया। साथ ही एक और स्ट्रिक्ट रूल आया है, 18 नंबर वीजा वालों के लिए अब साहिल ऐप से एग्जिट परमिट लेना जरूरी हो गया है। तो एक तरफ प्रोटेक्शन मिल रही है और दूसरी तरफ कंट्रोल बहुत टाइट कर दिया गया है। ये क्राइसिस साइकोलॉजी का बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। वो कैसे? देखिए, जब मैक्रो लेवल पर इतनी अनसर्टनिटी होती है ना, तो इंटरनल ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। अगर वक्त पर सैलरी नहीं मिली तो क्या होगा? पैनिक बढ़ेगा, लोग सड़कों पर आएंगे। एग्जैक्टली। स्ट्राइक्स होंगी और पहले से क्राइसिस में फंसा देश इंटरनल केओस का शिकार हो जाएगा। इसीलिए पैम ने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट किया। समझ गई। पर जहां एक तरफ फिजिकल सिक्योरिटी की चिंता है, वहां डिजिटल डर भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में साइबर खतरे एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। सोर्सेज में वॉनेगिरी फोन स्कैम्स का जिक्र आया है। वॉनेगिरी, ये कैसा स्कैम है और क्राइसिस के वक्त ही क्यों बढ़ता है ये? वॉनेगिरी एसेंशियली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है एक रिंग और कट। स्कैमर्स अनजान अंतर्राष्ट्रीय नंबर से लोगों को कॉल करते हैं और बस एक रिंग बजते ही काट देते हैं। अच्छा, पर इससे स्कैम कैसे होता है? आम दिनों में शायद आप इस कॉल को इग्नोर कर दें, लेकिन सोचिए जब देश में आपातकाल लगा हो, फ्लाइट्स बंद हो और आपके परिवारजन परेशान हो। ओह, तो लोग पैनिक में तुरंत उस नंबर पर कॉल बैक करते होंगे। सही, बिल्कुल। और जैसे ही आप कॉल बैक करते हैं, आपकी कॉल एक प्रीमियम रेट नंबर पर राउट हो जाती है और भारी चार्जेस कट जाते हैं। स्कैमर्स सीधे तौर पर ह्यूमन साइकोलॉजी और फियर का फायदा उठाते हैं। ये तो बिल्कुल लुटेरों वाली बात हो गई, जो आग लगने पर लोगों के घर का सामान चुराते हैं। ये दिखाता है कि क्राइसिस सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर भी चल रही होती है। सही बात है। लेकिन जब बाहर की दुनिया इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो जाए और लोग इतना डरे हुए हों, तो देश की सरकार अपनी इंटरनल पहचान को लेकर भी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। हाँ, प्रोटेक्टिव मेजर्स बढ़ जाते हैं। यहाँ हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, नया सिटीजनशिप लॉ 522026। ये काफी बड़ा लॉ है। आंकड़े बताते हैं कि 2182 लोगों की नागरिकता एक झटके में रद्द कर दी गई है। नियम इतने कड़े कर दिए गए हैं कि विदेशियों से शादी करने वाली कुवैती महिलाओं पर नए रिस्ट्रिक्शंस हैं। और धोखाधड़ी पकड़ने के लिए पूरे पैमाने पर डीएनए और बायोमेट्रिक टेस्ट्स लागू कर दिए गए हैं। हाँ, और झूठी जानकारी पर 7 साल तक की जेल और फाइन है। ये अचानक इतना बड़ा इंटरनल क्रैकडाउन क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी किसी देश की बाहरी बाउंड्री थ्रेट में होती है, तो उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है अपनी इंटरनल बाउंड्री को कंसोलिडेट करना। मतलब अपने लोगों को पहचानना। बिल्कुल। स्टेट को एग्जैक्ट क्लैरिटी चाहिए होती है कि उनके रिसोर्स पूल का हकदार आखिर कौन है और देश की वफादारी किसके पास है। वॉर टाइम पैनिक हमेशा आइडेंटिटी और सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स को और रिजिड बना देता है। अच्छा। तो बायोमेट्रिक्स और डीएनए टेस्टिंग यूज करके स्टेट एसेंशियली पूरी पॉपुलेशन का एक फुल प्रूफ ऑडिट कर रहा है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहती हूँ। मतलब स्टेट का ऑडिट करना समझ आता है, कानून सख्त होना जरूरी भी है। हाँ। लेकिन अरब टाइम्स के एडिटर इन चीफ अहमद अल जर्राला ने अपने आर्टिकल में एक बहुत सॉलिड पॉइंट उठाया है। उन्होंने माना कि देश के प्रति वफादारी गॉड, नेशन, अमीर सर्वोपरि है। सही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने फौजरी करके सिटीजनशिप ली थी, तो उसकी सजा उसके मासूम बच्चों और परिवार को क्यों मिले? ये एक भारी सवाल है। मान लीजिए कोई एक बायोमेट्रिक टेस्ट फेल होता है, तो क्या एक झटके में पूरा का पूरा मासूम परिवार स्टेटलेस हो जाएगा? उनके पास तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं बचेगी। क्या आइडेंटिटी वेरीफाई करने की इस कड़ी प्रक्रिया में मासूम लोगों के फंसने का डर नहीं है? देखिए, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और यही वो फाइन लाइन है जहां एक स्टेट की सिक्योरिटी पॉलिसी और ह्यूमन एम्पैथी आपस में टकराते हैं। सही कहा। सरकार का लॉजिक है कि अगर फाउंडेशन ही धोखे पर बनी है तो उस पर खड़ी पूरी इमारत इलीगल है। लेकिन अल जराला जो पॉइंट रेस कर रहे हैं वो प्योरली सोशल फैब्रिक का है। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। अगर आप हजारों लोगों को अचानक स्टेटलेस कर देते हैं तो वो लोग समाज के लिए एक और बड़ा इंटरनल रिस्क बन सकते हैं। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका परफेक्ट सोल्यूशन अभी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही सिर्फ पासपोर्ट तक सीमित नहीं है। ये इकोनॉमी और एजुकेशन हर जगह तय की जा रही है। सही कहा। इकोनॉमी में भी तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर नए रूल्स आ रहे हैं। मोसीआई यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
ने नया नियम निकाला है। XBRL वाला रूल। हाँ, कि सभी लीगल एंटिटीज यहाँ तक कि सोल प्रोप्राइटरशिप्स को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XBRL सिस्टम के जरिए जमा करने होंगे। यहाँ एक आम इंसान के नाते मेरा सवाल है, ये XBRL आखिर है क्या और अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसको ऐसे समझिए, जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो हर प्रोडक्ट पर एक बारकोड होता है। हाँ, कैशियर उसको स्कैन करता है और तुरंत प्राइस आ जाता है। बिल्कुल, और सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है कि ये कौन सा आइटम है और इन्वेंट्री में कितने बचे हैं। XBRL यानी एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फाइनेंशियल डेटा का यूनिवर्सल बारकोड है। ओ, तो मतलब हर फाइनेंशियल एंट्री पर एक टैग लग जाता है। एग्जैक्टली। पहले कंपनीज PDF या फिजिकल फॉर्मेट में पेपर जमा करती थी, जिसमें फ्रॉड डिटेक्ट करना किसी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता था। हाँ, हजारों पेजेस कौन पढ़ेगा? सही बात। लेकिन अब XBRL सिस्टम के जरिए हर एक फाइनेंशियल फिगर को एक डिजिटल टैग लग जाता है। अब AI और एल्गोरिदम्स इंस्टेंटली हजारों कंपनीज के डेटा को स्कैन करके एनोमलीज और फ्रॉड को फ्लैग कर सकते हैं। अच्छा, यानी क्राइसिस के वक्त सरकार इकोनॉमी में किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड को इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करना चाहती है। आइडेंटिटी से लेकर कॉर्पोरेट अकाउंट्स तक सब कुछ डिजिटल स्कैनर के नीचे आ गया है। बिल्कुल, और इस डिजिटल शिफ्ट का असर एजुकेशन सेक्टर में भी साफ दिख रहा है। हाँ, ई-लर्निंग में प्राइवेसी का बड़ा मुद्दा उठा है। सोर्सेज बताते हैं कि निकाब पहनने वाली छात्राओं के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर बड़ा डिबेट चल रहा है। वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम। वही, वो छात्राएं MS टीम्स जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कैमरा ऑन करने में असहज है और उन्होंने मांग की है कि मूडल जैसे सिक्योर प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रिक्टली फीमेल सुपरविजन में उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो। ये तो एक क्लासिक टकराव है ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स और सडन डिजिटल एनफोर्समेंट के बीच। सच में, जब फिजिकल क्लासरूम नहीं है तो प्राइवेसी के मायने ही बदल जाते हैं। एग्जैक्टली। जब फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती और सोसाइटी ऑनलाइन शिफ्ट होती है तो सिस्टम को तो वेरिफिकेशन चाहिए, पर स्टूडेंट्स को अपनी कल्चरल बाउंड्री भी बनाए रखनी है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा कल्चर न्यूट्रल नहीं होती, उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ढलना पड़ता है। सही बात है। अब जब हम इन सब आंतरिक और स्थानीय मुद्दों को देखते हैं तो लगता है जैसे दुनिया सिर्फ इस खाड़ी क्षेत्र तक सिमट गई है, लेकिन ग्लोबली जो चेस बोर्ड बिछा है वो इससे भी ज्यादा तेजी से बदल रहा है। हाँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी पूरी तरह शिफ्ट हो रही है। चलिए स्पेन और हंगरी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज चाइना के दौरे पर गए हैं। अमेरिका ने जब से ईरान के मुद्दे पर अग्रेसिव रुख अपनाया है तो स्पेन उससे दूर हो गया है और अब स्पेन ग्रीन टेक और ट्रेड के लिए सीधा चाइना की तरफ देख रहा है। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के बिल्कुल बीच में देखिए, हंगरी में 16 साल का इतिहास पलट गया। पीटर माग्यार ने हिस्टोरिक चुनाव में प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान को हरा दिया। ये काफी बड़ा पॉलिटिकल अपसेट था। बिल्कुल, और ऑर्बन जो रशिया के करीब थे, उनकी जगह अब माग्यार ने ओपन वादा किया है कि वो रशिया से दूरी बनाएंगे और यूरोप के साथ करीबी बढ़ाएंगे। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक तरफ स्पेन अमेरिका से दूर होकर चाइना के पास जा रहा है और दूसरी तरफ हंगरी अपने नए नेता के साथ रशिया से दूर होकर यूरोप के पास जाना चाहता है। ये ग्लोबल चेस बोर्ड बिल्कुल बदल रहा है। देखिए, इसका सीधा मतलब है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की शुरुआत और उन पुरानी अलायंसेस का अंत जिसे हम कोल्ड वॉर के बाद से जानते थे। दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। मल्टीपोलर मतलब अब कोई एक या दो सुपर पावर्स नहीं बचे। एग्जैक्टली। अब सुपर पावर का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुका है। कोई भी देश सिर्फ इसलिए किसी एक धारे में नहीं रहना चाहता क्योंकि उसने 30 साल पहले कोई ट्रीटी साइन की थी। अच्छा। हर देश एसेंशियली एक अला कार्ट मेन्यू की तरह अपनी अलायंसेस चुन रहा है। स्पेन को डोमेस्टिक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन चाहिए और उन्हें लगता है अमेरिका की वॉर पॉलिसी उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो प्रैग्मेटिकली चाइना के पास चले गए। और हंगरी ने भी अपना फायदा देखा। बिल्कुल। हंगरी के लोगों ने डिसाइड किया कि उनकी इकोनॉमी यूरोप के अंदर ही ग्रो कर सकती है, तो उन्होंने प्रो रशिया लीडर को हटा दिया। हर लीडर और हर देश अब सिर्फ अपनी जमीन और अपने डोमेस्टिक सर्वाइवल के आधार पर फॉरेन पॉलिसी तय कर रहा है। और मजेदारी की बात देखिए, हम अमेरिका के अंदर की राजनीति भी इसी तरह अपना फोकस शिफ्ट कर रही है। हाँ, वहां भी डोमेस्टिक फोकस बढ़ रहा है। कैलिफोर्निया गवर्नर की रेस से रिप्रेजेंटेटिव एरिक स्वॉल्वेल बाहर हो गए और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान मामदानी अपने पहले 100 दिन का जश्न मना रहे हैं, जिसमें उनका फोकस ग्लोबल पॉलिसीज पर नहीं बल्कि माइक्रो डोमेस्टिक पॉलिसीज पर है, जैसे सिटी रन ग्रोसरी स्टोर्स और फ्री बस रूट्स। वही तो।
लेकिन दूसरे देशों का अमेरिका की तरफ रवैया अब बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है। जैसे क्यूबा के प्रेसिडेंट डियाज कनेल ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। हाँ, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि अगर अमेरिका ने उनकी इंटरनल मैटर्स में तख्तापलट या अटैक की कोशिश की तो क्यूबा पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। ये तो बहुत ही डायरेक्ट वार्निंग है। क्यूबा का ये स्टेटमेंट उसी पैटर्न का हिस्सा है। छोटे देश अब अग्रेसिवली असर्ट कर रहे हैं कि वो अब किसी सुपर पावर की शैडो में दबे नहीं रहेंगे। लेकिन इस बदलाव की एक भारी कीमत भी होती है। कीमत? वो कैसे? जब पुराना वर्ल्ड ऑर्डर टूटता है तो ट्रेजेडी भी आती है। अफ्रीका में हमने दो बिल्कुल विपरीत चीजें देखी हैं। एक तरफ पोप लियो 14 का अल्जीरिया दौरा, जहां उन्होंने क्रिश्चियन मुस्लिम कोएग्जिस्टेंस और पीस बिल्डिंग की कोशिश की। पीस बिल्डिंग की कोशिश एक तरफ, और दूसरी तरफ नाइजीरिया में एक बेहद दुखदायक घटना हुई जहां मिलिट्री एयर स्ट्राइक ने टारगेट मिस किया और गलती से 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। ओ, ये तो बहुत दर्दनाक है। हाँ, ये केओस उस ट्रांजिशन फेज का हिस्सा है जहां सभी देश अपने नए बाउंड्रीज और अपने नए पावर स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश करने की जद्दोजहद में हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटने का वक्त आ गया है। हमने देखा कि कैसे जब आसमान से खतरे और मलबे जमीन पर गिरते हैं तो रिपेयर टीम्स उन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह ठीक करती हैं। बिल्कुल। जब हवाई जहाज के रास्ते 43 दिन तक ब्लॉक हो जाते हैं तो देश एक नए फिजिकल और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जीरो से खड़ा कर देते हैं, जैसे मिश्रिज हॉल। नए रास्ते हमेशा निकल आते हैं। और जब बाहर की दुनिया में ध्रुव बदल रहे हैं, चाहे वो स्पेन का चाइना की तरफ झुकाव हो या हंगरी का यूरोप की तरफ, हर देश और उसके लोग अपने सर्वाइवल के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। ये क्लियर मैसेज है कि दुनिया अपने पुराने दौर से निकलकर एक ऐसे नए फेज में एंटर कर चुकी है जहां सब कुछ रिकैलिब्रेट हो रहा है। और इसी रिकैलिब्रेशन से एक ऐसा विचार निकल कर आता है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो क्या है? आज हमने देखा कि आपातकाल में फ्लाइट्स उड़ाई जा रही हैं, डिजिटल सिस्टम्स चल रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी और नागरिकता पर कंट्रोल को डीएनए और बायोमेट्रिक डेटा के जरिए बहुत कस दिया गया है। हाँ, लॉ 52 का क्रैकडाउन। एग्जैक्टली। जब हम सोचते हैं कि फिजिकली बॉर्डर्स इतने बंद और रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं और दूसरी तरफ हमारा पूरा वजूद डिजिटल सिस्टम्स जैसे XBRL, सहेल ऐप और मूडल पर शिफ्ट हो रहा है, तो आने वाले कल में सॉवरेनिटी या संप्रभुता का आखिर मतलब क्या होगा? ये अपने आप में एक सच में माइंड बेंडिंग थॉट है ना? क्या भविष्य में हमारी नागरिकता हमारे देश की उस फिजिकल जमीन पर निर्भर करेगी जहां हम खड़े हैं, या फिर उन सिक्योर डिजिटल सर्वर्स और बायोमेट्रिक फुटप्रिंट्स पर जिसे सरकार कंट्रोल करती है? जब ट्रेडिशनल बॉर्डर्स धुंधले पड़ रहे हैं तो क्या हमारी आइडेंटिटी भी एक डिजिटल टैग बनकर रह जाएगी? इस उठे हुए सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचते रहिए, क्योंकि दुनिया भले ही कितनी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, उसको समझने का सफर कभी रुकना नहीं चाहिए।